हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक 5000 प्रश्नों की सीरीज़ प्रारंभ की हुई है, जिसमें हम प्रतिदिन 50 प्रश्नों को करने के पश्चात एक फैक्ट सीट के माध्यम से आप सभी को सामान्य अध्ययन की एक विशिष्ट रणनीति के साथ तैयार कराते हैं, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में बैठें और आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकें। ये जितने भी प्रश्न हम कराते हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं एवं पूछे गए हैं, खासकर यूपीपीसीएस और बीपीएससी में। तो आप ये ना सोचें कि ये महज पीटी के लिए आवश्यक है। ये आप किसी भी परीक्षा में बैठें, उनके एक संपूर्ण संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से आपके थंबनेल पर लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न बचेगा नहीं या छूटेगा नहीं। यही कारण है कि आप इस सीरीज के जितने हम प्रश्न करा रहे हैं और जितने को हम मुख्य बताते हैं, आप उनको अच्छे से ध्यान देंगे तो वाकई आपका जीएस से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। करते हैं आज के प्रश्नों को प्रारंभ। क्या है आज का प्रश्न? पहला प्रश्न है, अबुल हसन, जो अबुल हसन नामक चित्रकार था, वो किस शासक का दरबारी था? ये जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का। और प्रश्न 2 है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय। यस, यदि मैं बांग्लादेश को बनाऊं कुछ इस तरह से, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह आ जाएगा, तो यहाँ पर मेघालय मिलेगा। त्रिपुरा, यस, यहाँ पर जो है एक त्रिपुरा जो 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, याद कर लीजिए इसे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा राज्य या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो कौन सा घिरा है? त्रिपुरा। ठीक है, असम ये भी लगा हुआ है, इधर ही इस साइड में असम लगा हुआ है। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम का ये जो भाग आता है, यहाँ पर मिजोरम टच करता है सीमा। तो इस प्रकार 1 2 3 4, क्या आंसर हो जाता है इसका? डी, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जो पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियाँ हैं, उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। ठीक है, उत्तर से हमें दक्षिण के क्रम में बताना कौन सी पहाड़ी कौन से समय आती है। सबसे पहले पड़ती है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। फिर पड़ती है अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई पड़ती है। फिर पड़ती है इलायची। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है या पहाड़ियाँ हैं, इलायची। ठीक है, इन्हें क्या बोल दिया जाता है? इलायची को कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इस प्रकार कौन सा आंसर हो जाता है हमारा? ए, ये बिल्कुल सही है। यदि बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की, कौन सी है? अन्नामुदी। अन्नामुदी किस पर्वत श्रेणी पर है या किस पहाड़ी पर है? ये है हमारी अन्नामलाई पहाड़ी पर। ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? अन्नामुदी की, अन्नामुदी। ठीक है, याद रखेंगे इसे। दौदा वेट आ जाता है। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हमारा गोवा में है। इसको सभी याद रखेंगे। वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? जो सामान्यतः तो 6.5 के समथिंग होता है वर्षा का जल, पूर्णतः तो 7 नहीं होता। जो वायुमंडल में अशुद्धियाँ घुली होती हैं वर्षा के समय जल में घुल जाती हैं, जिस वजह से हमें 7 प्राप्त नहीं होता है। किंतु यदि उसका पीएच मान कितने तक पहुंच जाए कि उसे हम क्या कहने लगे? अम्लीय वर्षा, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 5.5 या इससे कम पहुंच जाता है, तब क्या कहते हैं हम? अम्लीय वर्षा। बात करते हैं पीएच मान की, तो पीएच मान क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन आयनों की जो मात्रा है या सांद्रता है, वो क्या कहलाती है? हमारी पीएच वैल्यू। मापते काय में इसे? एक स्केल होता है जिसमें 14 अंक होते हैं, 0 से लेकर 14 अंक तक। यहाँ पर 7 इसका क्या होता है? मिड पॉइंट। 7 से इधर चलेंगे हम, 0 से 7 तक क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि 7 से 14 की ओर चलेंगे क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, इसको किस के माध्यम से जांचा जाता है? एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर के थ्रू मापा जाता है।
लिटमस पेपर रंग जो बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जो संविधान सभा बनी गई थी उसका चुनाव कब किया गया था? अप्रैल मई 1946, जुलाई अगस्त 1946, सी नवंबर दिसंबर 1946, जनवरी फरवरी 1946। तो इसका सही आंसर हो जाता आपका जुलाई अगस्त 1946। जो जुलाई का अंत था और अगस्त का प्रारंभ था, उसमें क्या की गई थी? संविधान सभा की स्थापना। कब? 1946 में। ठीक है। और बात करते हैं इसको किस जो अधिनियम है या यूँ कहें कि किस मिशन के द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 7वां प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6? तो इसका सर्वविदित हो कि ये भाग 3। ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, या फिर किसके माध्यम से? जो हमें अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसको लगवाने के लिए या उसे लागू कराने के लिए हम क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और बात करते हैं उच्च न्यायालय का 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। और बात करते हैं 32 को क्या कहा है? तो अंबेडकर महोदय ने 32 को भारत के संविधान की आत्मा घोषित किया है। भाग 4 में है हमारा मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे हैं, और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है हमारा राज्य सरकार। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी शुरुआत किस अधिवेशन के द्वारा की गई थी? बनारस अधिवेशन के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका हो जाता है हमारा राजकुमार शुक्ल। एक बार यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आप गूगल कर सकते हैं इसको, कि चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण किसने दिया था? ठीक है, तो वो किसने दिया था? किस किसान ने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। 9 का ए सही हो जाता है। 10वां, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाता हमारा सीमा शुल्क। टोल टैक्स जो होता है वो हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? जो कार्नेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाता है हमारा यूरेनियम का। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूरेनियम का। और कॉपर का एक पूछे जाता है, कॉपर का क्या होता है? कॉपर पायराइट, CuFeS2। ठीक है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस भी होता है और कॉपर परऑक्साइड भी होता है। ठीक है, ये काफ़ी होते हैं। लोहे का क्या होता है? हेमेटाइट, लिग्मेटाइट। ठीक। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? डार्विन, लीनियस, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो 12वें का हो जाता है हमारा लीनियस। ये द्विनाम पद्धति से क्या तात्पर्य है? एक नाम में तो होता उसका वंश। ठीक, वंश एक होता प्रजाति। ठीक है, जैसे मानव क्या है? मानव एक होमो सैपियन है। होमो सैपियन, तो होमो क्या है? इसका वंश हो जाता है। ठीक है, सैपियन प्रजाति। सैपियन जो होता है क्या होती है? इसकी प्रजाति। तो होमो सैपियन में 2 नाम होते, अगर आप वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो उनमें 2 ही नाम होते, जिसमें एक उसकी प्रजाति होती, एक वंश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें ऐसा कहीं प्रावधान नहीं था कि एक राज्यपाल किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों का शासन अपने अधीन ले सकता है। तो ये कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये किया गया था। ये स्लाइड ज़रा साइड से।
तो कौन सा हो जाता है इसका? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? जो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है ये हमें बताना है कौन करता है। ठीक, तो ये करता है हमारा जो वहाँ का राज्यपाल होता है, वही इसका गठन करता है। 15वां प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? जो गीत गोविंद लिखी गई थी मध्यकालीन भारत में, तो वे किस दरबार में रहते, किसके दरबार में रहते थे? कौन? जयदेव। तो ये रहते थे हमारे लक्ष्मण सेन के, राजा लक्ष्मण सेन, एक प्रतिभाशाली राजा थे, ये भी एक कवि थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र पर विकास पर देना चाहिए, विकास के जो विशेष बल है उस पर दिया जाना चाहिए। तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो इसका था हमारा प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 है वो किससे संबंधित है हमारा? यह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन किस प्रकार चलाया जाएगा, ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 244 में। यदि मैं बात करता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति की जो पहचान होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उनको घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। अभी फ़िलहाल 4 जो ट्राइब्स हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, अनुसूचित जनजाति का। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है उप मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिलाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो 18 का हो जाता है हमारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो होते हैं उनको दिए जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया या रूस। ये भू आवेष्टित से तात्पर्य क्या होता? जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। यदि एक तरफ भी उसका पानी से संपर्क है, समुद्र महासागर से संपर्क है, तब वो क्या होता है? वो आवेष्टित नहीं होता है। इसे दूसरा नाम क्या कह दिया जाता है इसका? स्थलबद्ध। भू आवेष्टित जो होता है उसे क्या कह दिया जाता है? स्थलबद्ध। तो 19 का क्या हो जाता है हमारा? रूस। रूस का जो उत्तरी भाग है साइबेरियन भाग है, और दक्षिणी चीन की तरफ भी उसका क्या लगता है? समुद्र से लगता है, महासागर से टच होती है सीमा। अफ़गानिस्तान तो स्थलबद्ध है, सभी को मालूम है। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं विनय पिटक और सूत पिटक, एक अभिधम पिटक है, उसकी रचना तो खैर अशोक के समय हुई थी। तो ये बताना है कि किसके दौरान हुई थी, या किस बौद्ध संगति के दौरान हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति या चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, तो ये किसके शासन में हुई थी? प्रथम, जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसके समय हुई थी। यदि बात करते हैं प्रथम संगति किसके द्वारा हुई थी? अजात शत्रु द्वारा। ठीक है, और द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क के द्वारा। याद रखेंगे आप इसे, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। प्रश्न 21, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? जो 1957 का आंतरिक चुनाव था, अंतरिम चुनाव था, उसमें कांग्रेस ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी और कितने राज्यों में सरकारें बनाई थी? ये थे हमारे जो इसका आंसर हो जाता है हमारा 8 राज्यों में। मतलब कन्फ्यूजन कहाँ हो रहे थे इसके, क्योंकि 8 राज्यों में पूर्णतः सरकार नहीं बनी थी। जो 8 राज्यों में अगर 2 राज्यों को मिलाने की बात की जाए तो उसमें क्या किया था? संगठन के तौर पर
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, बीडल एवं टैटम या मॉर्गन? तो 22 का हमारा हो जाता है हमारा बीडल एवं टैटम। क्या कहा था इन्होंने कि एक जीन से एक एंजाइम तैयार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। किन है ये दिए गए हैं। इरेप्सिन माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज शेष बसाव को वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो सुमेलित करना है हमें, ये तो मैंने सीधा सीधा पढ़ दिया। तो 23 का हमारा क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं हम अभी। तो इसका ए का क्या होता है? इरिप्सिन। इरिप्सिन को क्या में बदलता है? ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कौन? इरिप्सिन। बात करते हैं माल्टेज की। तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को, जितनी भी वसा बचती है या यूँ कहें कि चर्बी बचती है, उनको वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जबकि सुक्रोज, ये सुक्रेज है तो होता सुक्रोज है, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। इस प्रकार ए का 3 हो जाता है हमारे पास। ए का 3 माल्टेज, बी का ए लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। A3 नहीं है, नहीं है, सी है। अच्छा, B2 ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें बी क्या है? 1 पर है, तो इसका डी आंसर सही हो जाता है। 24वां प्रश्न है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, बोर। तो 24 का किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत। धान से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी। तो इसके होते हैं हमारा जो मीथेन होती इसके अवसादों से निकलती है। जैसे पराली जो होती है जब वो सड़ती है या गलती है तो उससे मीथेन गैस निकलती है। यदि बात करते हैं पशु जो जुगाली करते हैं, पशु जुगाली करते हैं तो उनकी जुगाली करने पर उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो भी मीथेन निकलती है, याद रखेंगे इसे। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? इसका क्या हो जाता है हमारे पास? ध्रुवों पर। क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पर जो क्या दूरी होती है केंद्र की वो बहुत कम होती है। किसके साथ तुलना में? विषुवत रेखा के। क्योंकि हमें पता है F बराबर क्या होता है? G×M1M2/r²। r² पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या आप सभी को मालूम है कि ध्रुवों पर कम है और विषुवत रेखा पर ज़्यादा है। किस वजह से? क्योंकि उस पृथ्वी कैसी है? जियोइड के आकार की। यदि इस प्रकार मान लें तो इस आकार की जियोइड भूआब। बात करते हैं सबसे कम तो विषुवत रेखा पर होता है, याद रखेंगे इसे। 27वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन B1 B3 दी है, ई और के दी है। इनके नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं? तो विटामिन के का क्या नाम हो जाता है हमारा, या फिर इस B1 से देख लेते। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 का थायमीन हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B3 का क्या हो जाता है हमारा? निकोटीनिक अम्ल। विटामिन ई का हो जाता है हमारे पास टोकोफेरोल। विटामिन के का हो जाता है फाइलोक्विनोन, ठीक है, याद रखेंगे इसे। विटामिन B1 की जो नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन B3 का निकोटीनिक अम्ल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरोल होता है। विटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। विटामिन सी का स्कर्विक एसिड। बात करते हैं विटामिन सी का तो क्या होता है? स्कर्विक एसिड, ठीक है। और विटामिन ए का रेटिनॉल। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? हवा में ध्वनि की गति से ज़्यादा, हवा में ध्वनि की गति के बराबर, हवा में ध्वनि की गति से कम, 0। बात तो ये कितना? हवा में ध्वनि की गति से ज़्यादा। बात करते हैं निर्वात की। निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें ना तो कोई फोर्स काम करे, जैसे हवा या फिर
गुरुत्वाकर्षण, ये कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो उसे क्या कहेंगे, निर्वात। ठीक है, तो प्रकाश की जो चाल सर्वाधिक होती है वो निर्वात में ही होती है। कितने, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश क्या निर्वात में गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न से देखने के पहले मैं बता दूं कि आपको अभी जो प्रश्न था, अगर वेग का आ जाए तो वेग बराबर, चूँकि अभी रेलवे की परीक्षाएं हुई थी तो उनमें पूछा गया था ये प्रश्न कि कितना होता, जो वेग माध्यम डिपेंड करेगा माध्यम के, तो किसके करेगा, अपवर्तनांक पर, माध्यम के अपवर्तनांक पर। बात करता हूँ मैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, c/n/v। ठीक है, n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक किसका, जो v क्या दिया जाएगा हमें, माध्यम। ठीक है, जैसे पानी का होता है कितना, 1.5, तो 1.5 से डिवाइड करते जितनी भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, सॉरी या 0.5 होता दिखे शायद, अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। 29वां प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है। तो 29 का हो जाता है हमारा 0%। इस पर कोई असर नहीं होगा कि एक वर्णांध पुरुष है व सामान्य महिला। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमें। उष्ण कटिबंधीय वन दिए हैं, शंकुधारी वन दिए गए हैं, कच्छ वनस्पति पतझड़ वन, और कहाँ कहाँ पर हैं ये। तो उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे, ये पाए जाते हैं जो राजस्थान होता है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर शंकु वृक्ष की बात करते हैं तो ये इस प्रकार के होते हैं, और इनकी संरचना इस प्रकार की क्यों होती है, ताकि जितने भी ठंडे या बर्फ़ पड़े वो नीचे को आराम के साथ अपतलित हो जाए, यानी कहीं नीचे गिर जाए। तो आप जानते ही हैं कहाँ पर होने चाहिए, ये होने चाहिए हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में क्या है, बर्फ़ पड़ती है। कच्छ वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, ये सुंदरवन में। ठीक है, सुंदर वन में पाई जाती है। और पतझड़ वन साइलेंट वैली। तो इस प्रकार के आंसर हो जाता है इसका, देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय राजस्थान, शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ साइलेंट वैली। ए का 3 क्यों 1 मिनट, सॉरी हमने ये उष्ण कटिबंधीय वन आपको गलत बता दिया। ये उष्ण कटिबंधीय वन जो कहाँ पाए जाते हैं, ये साइलेंट वैली में। ये साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, केरल में साइलेंट वैली है। कारण क्या हुआ था, ताकि जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं वो गर्म क्षेत्रों में उगते हैं, जबकि राजस्थान में कैसी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ उष्ण कटिबंधीय वन नहीं पाए जाते। साइलेंट वैली का भी तापमान अधिक होता है, जिस वजह से यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन बनते हैं। जो राजस्थान का, इन्होंने राजस्थान के बारे में जो लिया है वो कच्छ वनस्पति लिया है, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा, जैसे ये इस प्रकार से गुजरात का भाग है, यहाँ पर 24 डिग्री लैटिट्यूड गुजर रही है, और ये क्षेत्र है यहाँ पर गुजरात का ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ जो क्षेत्र है ये कच्छ का रण वाला, कुछ भाग इसमें राजस्थान का भी आता है। ठीक है, तो ये कहाँ मतलब कैसी वनस्पति उगती है इनमें, कच्छ वनस्पति या दलदली भूमि जैसी। और सुंदरवन तो आप सभी को मालूम ही है, पतझड़ वन होते हैं उसमें, सॉरी कि क्या होते हैं इसमें, कच्छ वनस्पति सुंदर वन में पाई जाती है। जबकि जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली में क्या होता है हमारा, राजस्थान का। 1 मिनट यार, इसमें कन्फ्यूजन है। इस प्रश्न को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, कल को हम अगली नई वीडियो के साथ इस पर डिस्कशन कर लेंगे क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं।
नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। ये आपके लिए, अगर आप बिहार की परीक्षा देना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अन्यथा आप याद करना छोड़ सकते हैं इसे। तो 32 का हो जाता है हमारे पास क्या, पश्चिम चंपारण बिल्कुल लगता है, पूर्वी चंपारण बिल्कुल लगता है, सीतामढ़ी बिल्कुल, मधुबनी, सुपोला, अररिया, किशनगंज, ये सारे लगते हैं, पहला वाला सारे लगते हैं। इस प्रकार 32 का ए आंसर हो जाता है हमारा। 33वां प्रश्न है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे इसे भी। 34वां, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्वेस्ट वो है, मतलब इंस्टीट्यूट है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है हमारा? देहरादून में, लखनऊ में, केंद्रीय लखनऊ में। जो कृषि विकास संस्थान है वो कहाँ पर है? देहरादून। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा प्रदान करती थी, रैयतवाड़ी। ठीक है। 36वां प्रश्न, सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं किए थे? जो हस्ताक्षर करने होते थे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो बताना है हमें सहायक संधि किसने नहीं स्वीकार की थी? तो ये होलकर कौन थे? मराठे। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? अशोक, कनिष्क, प्रसेनजीत, चंद्रप्रद्योत। तो ये चंद्रप्रद्योत डी सही, इनसे कोई संबंध नहीं है बौद्ध काल से, और ना ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। ये प्रीवियस वीडियो में भी प्रश्न आया हुआ है, तो इसका क्या आंसर हो जाता है हमारा? कुषाण काल, जो कनिष्क साम्राज्य तक उसके शासनकाल से ही चालू हो गई थी। किसमें? मथुरा शैली में, याद रखना इसे भी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? शुंग, इंडो ग्रीक, कुषाण, गुप्त वंश। तो 39 का क्या होता है हमारा? गुप्त वंश। जो गुप्त वंश थे या गुप्तास थे, उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। बात करते हैं कुषाण, तो इन्होंने क्या? सबसे प्योर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिंदू पर लगाया गया कर, जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर, जकात, लूट में युद्ध का माल, खुमस, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज। तो बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज नहीं होता था, ये नहीं होता था, जबकि युद्ध में लूट का माल, खुमस ही होता था। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? पुर्तगाली, मोरक्को, इटली या रूस। तो ये किसके थे? इटली के, याद रखेंगे इसको। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? अराविडू, संगम, तुलुब, सालूब। तो इसका कौन सा है? जो संगम वंश था उनका सर्वाधिक प्रभाव इस वंश पर रहा था। निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या मेलिकाइट। तो 43 का कौन सा होता है? जो मेलिकाइट होता है, इसका अयस्क नहीं है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? समषटभुजाकार, चतुष्फलकीय, त्रिभुजाकार, समचतुर्भुजाकार। तो ये क्या होते हैं हमारे? त्रिभुजाकार। ठीक है, चतुष्फलकीय। 44 का सी नहीं, चतुष्फलकीय। जब हम हीरे को किसी एक अत्यधिक प्रेशर के माध्यम से तोड़ते हैं तो उसकी जो संरचना बनती है चतुष्फलकीय बनती है, जिसमें 4 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 45 का क्या हो जाता है हमारे पास? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सर्वाधिक पुराना है। 19वीं सदी थी तभी से इसकी स्थापना कर दी गई थी। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो किसने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था?
एडम स्मिथ, कीन्स, डेविड रिकार्डे, गॉटफ्रीड हेबलर। तो ये अवसर लागत का सिद्धांत जो दिया था गॉटफ्रीड हेबलर। यदि बात करते हैं एडम स्मिथ ने, तो स्मिथ ने काय का सिद्धांत दिया था, हस्तक्षेप नीति के तहत बाजार का संतुलन। क्या बाजार, जो बाजार निवेश होता है या बाजार प्रणाली होती उसका इन्होंने सिद्धांत दिया था। जबकि कीन्स ने जो 1929 की मंदी छाई थी पूरे विश्व में, तो कीन्स महोदय ने क्या किया था कि हस्तक्षेप की नीति के तहत बाजार का नियंत्रण, यह सिद्धांत दिया था। जबकि डेविड रिकार्डो, ये डेविस है वैसे तो, डेविड है यहाँ पर, डेविड रिकार्डो, तो इन्होंने काय का सिद्धांत दिया था, इन्होंने लगान सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने, लगान सिद्धांत। अब वैसे हम अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ चुके हैं, तत्पश्चात हम क्या देखेंगे, अपनी फैक्ट शीट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब एक तरफ पुरस्कार दिए गए हैं और एक तरफ ये दिया गया है कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, जो भटनागर थे वैज्ञानिक उनके सम्मान के स्वरूप। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास, बी आंसर सही हो जाता है, बी आंसर सही हो जाता है। 48वां, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। तो बताना है इसमें कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है। तो ना ही सिंधु प्रवाहित होती है, सिंधु कहाँ से मोड़ खाती है, लद्दाख, सॉरी पंजाब से या फिर लद्दाख से। और कौन सी, सतलुज, सतलुज नदी भी नहीं, सतलुज कहाँ से, पंजाब से। सिंधु लद्दाख क्षेत्र से। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, एंटानानेरिवो, विक्टोरिया, नसाउ, पोर्ट लुइस। तो 49 का क्या हो जाता है हमारे, एंटानानेरिवो, एंटानानेरिवो क्या होती है इसकी राजधानी। यदि बात करते हैं तो जब भारत का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तब एक था अंगारा लैंड, एक था गोंडवाना लैंड, चूँकि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और ये भी मेडागास्कर भी गोंडवाना लैंड का इस तरह हिस्सा था। या यूँ कहें कि जो दक्षिण भारत था प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था, किंतु जब गति हुई भारतीय प्लेट में टूट कर ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके समीप रह गया। तो एक तरीके से इसे भारत का छोटा भाई भी कह दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। 2000 की जो 11वीं मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो उसमें राज्यों में किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था, ये हमें बताना है। तो ये किस में निम्न था, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, ये पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार हमने अपने 50 प्रश्नों को पूर्ण कर चुके हैं हम, या कर लिया है। इसके पश्चात हम देखते हैं आज क्या है फैक्ट शीट में। अच्छा, आज पल्लव वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में 4 चांद लगाएंगे हल करने में प्रश्नों को। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन फर्स्ट इसी वंश से संबंधित थे। ये पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, ये वाला स्टेटमेंट रट के पी लीजिए, कई बार पूछा गया है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। किसने, नरसिंह वर्मन ने। इसने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ये भी बिल्कुल सही है। जो बतापी कोंड है, बतापी कोंड मतलब एक स्थान है, शहर है, वो भी इसने ही स्थापित किया था। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये भी याद रखेंगे। मंदिर तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखो। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में, पल्लव जो शासक थे उनके दरबार में। आज शायद इतना ही है, तो इतना ही था आज का। आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा।
यदि आपको तनिक भी इससे लाभ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।